दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप मेरी बहू से मत जलो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अमन, कल कढ़ाई सुनने की रस्म है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कल बुआ जी और सासी जी भी आएंगे। साड़ी पहनना, रसोई का काम करना, पता नहीं ये सब मुझसे कैसे हो पाएगा। सारू ने परेशान होकर अमन से कहा, तुम परेशान मत हो, मम्मी जैसा बोले बस करती जाना। मेरी मम्मी बहुत समझदार हैं, वो सब काम व्यवस्थित रूप से करवा देगी। अमन ने सारू का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, अभी 2 दिन पहले ही सारू की शादी अमन से हुई है। सुमन ने सारू को एक शादी में पसंद कर लिया था। उन्हें पता चला था कि सारू एक कंप्यूटर इंजीनियर है और अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है। सुमन ने सारू के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी बहन द्वारा सारू से अपने बेटे अमन के रिश्ते की बात सलवाई थी। सारू के मम्मी पापा ने भी उन सभी से बात की तो उनको भी अमन का परिवार अच्छा लगा। दोनों की शादी तय कर दी गई और 1 महीने में ही खूब धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। यहाँ ससुराल में सारू के सास ससुर ही हैं। एक ननद है, उसकी शादी हो चुकी है। पड़ोस में ही सासा ससुर और सासी सास अपने 2 बेटों के साथ रहते हैं। अरे जीजी, ये क्या आप रसोई में आपके हिसाब से तो जो जिसका काम हो उसे करना चाहिए, पर सारू की कढ़ाई सुनने की रस्म में तो सारू ही रसोई से गायब है। देख कर तो लग रहा है जैसे कढ़ाई सुनने की रस्म आपकी है, बहू की नहीं। कविता ने घर में घुसते हुए अपनी जेठानी सुमन से कहा, सॉरी मम्मी जी, सॉरी सासी जी, वो आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे साड़ी बांधने में थोड़ा वक्त लग जाता है। सारू ने रसोई में घुसते हुए कहा, अगर साड़ी पहनने में वक्त लगता है तो थोड़ा पहले उठ जाया करो। ही अरे सारू, असल में मुझे ये शिक्षा तुम्हारी सासू माँ ने ही दी थी जब मेरी शादी हुई थी। क्यों जीजी, याद है ना? कविता ने हंसते हुए सुमन ने कहा, मुझे तो याद है कविता, पर शायद तुम भूल गई कि उस समय मैं अपनी सासू माँ के हिसाब से काम करती थी और अब मैं सास हूँ तो मैं अपनी बहू से अपने हिसाब से काम करवाऊंगी। और हाँ, कल से सारू तुम चाहो तो सलवार सूट पहन सकती हो। सुमन ने सारू को कविता की ओर देखते हुए बोला, वाह भाभी, तुम तो बहू के आते ही बहू के रंग में रंग गई। बुआ जी ने सुमन के मजे लेते हुए कहा, कविता तुम जरा जीजी के साथ बैठो, मैं सारू को सारा काम समझा कर अभी आई। कविता ने सुमन को पानी और मिठाई की
टरे देते हुए कहा, सारू मैंने लगभग सारा नाश्ता तैयार कर दिया है, तुम बस मीठा बना लेना और सभी को उस डाइनिंग टेबल पर लगा लेना। मैं बुआ जी और सासी जी के साथ हूँ। सुमन ने अपनी बहू सारू से कहा। ठीक है मम्मी, आप बैठिए, मैं बाकी के सारे काम कर टेबल लगाती हूँ। सारू ने मुस्कुराते हुए सुमन जी को बोला। अरे वाह सुमन भाभी, तुम्हारी बहू ने तो व्यंजनों से पूरी मेज ही भर दी। बड़ी होनहार बहू लाई हो ढूंढ कर। बुआ जी ने व्यंजनों से भरी टेबल देखते हुए कहा, नहीं बुआ जी, ये सब तो मम्मी जी ने बनाया है, मैंने तो सिर्फ मीठा बनाया है। सारू ने बुआ जी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे ये सब भी तुम सीख जाओगी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पढ़ाई जैसे ही खत्म हुई कि तुम्हें हम अपने घर ले आए। क्यों दीदी, आपकी बेटी की भी तो पढ़ते पढ़ते शादी हो गई थी, उसे भी तो घर के काम वगैरह सीखने का मौका नहीं मिला था, फिर उसने भी तो धीरे धीरे सारा काम ससुराल में ही सीखा था। सुमन ने बुआ जी की बिटिया की बात करके उनकी बोलती बंद कर दी। चलिए अब सभी लोग खाना खा लीजिए, बातें तो चलती रहेगी। सुमन ने सबको खाने की टेबल पर बुला लिया। सभी ने सारू को नेग में बहुत अच्छे उपहार दिए। सुमन जी ने सारू से पूछा, बेटा तुम्हें नेग में क्या चाहिए? मम्मी जी, मुझे पता है इस घर में बहुओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं है, और ये बात शादी के बाद अमन ने मुझे बताई है। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने अपने कई अरमानों को त्याग कर मुझे पढ़ाया है, मैंने भी बहुत मेहनत अपनी पढ़ाई की है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, मुझे नौकरी करने की आज्ञा दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं नौकरी के साथ साथ इस घर की बहू होने के फर्ज भी निभाऊंगी। प्लीज मम्मी, प्लीज पापा। सारू ने हाथ जोड़कर सुमन को बोला, मैंने कहा था बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि तुम्हें पछतावा हो, पर तुम्हें तो बहू को बेटी बनाना था। अब रोज इनकी नई नई फरमाइशें पूरी करती रहो और अपने घर के नियम बदलती रहो। अमन के पापा गुस्सा में बोले। हाँ जी भाई साहब, सही कह रहे हैं, हम दोनों भी तो पढ़ी लिखी थी, पर हमने इस घर की परंपरा को निभाते हुए कभी नौकरी करने को नहीं बोला। कविता अपनी जेठानी से बोली, पर सासी सारू पढ़ी लिखी हैं और अगर वो नौकरी करना चाहती हैं तो इसमें परेशानी क्या है? अमन ने सारू की बात का समर्थन करते हुए कहा, बहू को आए अभी 2 ही दिन हुए हैं, देख लो भाभी, घर के सदस्यों में मतभेद चालू हो गया, आगे तो भगवान ही राखे। बुआ जी ने आग में थोड़ा घी और डाल दिया। मैंने सारू की और आप सभी की बातें सुनी है, मुझे अपनी बहू से नौकरी करवाने में कोई परेशानी नहीं है, तुम सही
हो कविता, हम दोनों ने कभी नौकरी नहीं की, पर अब समय बदल गया है। पहले हमारे पति, सास और शायद हम सब भी नौकरी करने के पक्षधर नहीं थे, पर अब लड़कियां लड़कों के बराबर शिक्षा लेती हैं तो उनको भी हक है बाहर जाकर नौकरी करने का, और ये हक मैं अपनी बहू को देती हूँ। दीदी, किसी भी बदलाव को स्वीकार करने में वक्त लगता है। हमारे घर के लिए ये बड़े बदलाव हैं, पर मुझे अपनी बहू पर विश्वास है कि वो हम सभी के मान सदैव ख्याल रखेगी। जहाँ तक अमन के पापा की नाराजगी का सवाल है, आप लोग उसकी चिंता न करें, मुझे उनको मनाना बहुत अच्छे से आता है। सुमन जी ने अपनी ननद को दो टूक जवाब दे दिया। बेटा सारू, इन बदलावों को स्वीकारने में इस घर के सदस्यों को थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि तुम इस पीढ़ी की सबसे बड़ी बहू हो, तो तुम्हें भी बदलाव के इस संघर्ष का भागीदार बनना पड़ेगा। पर मुझे विश्वास है कि तुम अपनी सूझबूझ और व्यवहार से जल्द ही हम सबका दिल जीत लोगी और नौकरी के साथ साथ घर के प्रति अपने फर्ज को भी सदा याद रखोगी। सुमन ने सारू के सर पर हाथ रखते हुए कहा, थैंक यू सो मच मम्मी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको और सभी कभी भी निराश न करूं। वैसे मम्मी लोग फालतू में सासों का नाम लेकर डराते हैं। मेरी सासू माँ तो बहुत बहुत अच्छी है। सारू ने सुमन के गोद में सर रखते हुए कहा, दोस्तों, बदलाव प्रकृति का नियम है और जो इस बदलाव को सहज स्वीकार कर लेता है वो जीवन के संघर्ष में विजयी होता है। किसी बेहतर स्थिति के लिए अगर जीवन में कोई बदलाव लाना भी पड़े तो सकुचाना नहीं चाहिए। ये बदलाव आपको जीवन को जीने का नया नजरिया भी देता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।